भविष्य का समय जब दुनिया दो हिस्सों में बट चुकी थी, एक और लग्जूरियस लाइफ जीने वाले अमीर लोग और दूसरी ओर स्लम एरिया जहां लोगों के पास ढंग से खाने पीने तक की सुविधाएं नहीं है। मगर एक तरीका था जहां इनमें से कुछ लोग अपनी लाइफ हमेशा के लिए बेहतर कर सकते हैं। जहां हर साल यहाँ एक प्रोसेस होता है जिसमें खतरनाक राउंड्स को क्लियर कर सिर्फ 3% लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, जो कि अब ऑफशोर यानी कि उस जगह जाएंगे जहां हर कोई अमीर है। मगर जो राउंड्स इन्हें क्लियर करने होते हैं वे तो काफी ही खतरनाक हैं, जिस दौरान बहुत सारे लोग तो मारे भी जाते हैं। अब दुनिया का वो हिस्सा जहां हर कोई अमीर है उसे ऑफशोर कहा जाता है, जहां लोग बहुत सी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। उन्हें जो चाहिए उनके पास सब कुछ है, पैसा, खुशियां, एंटरटेनमेंट। जबकि दूसरा हिस्सा स्लम से भरा है जिनमें हॉस्पिटल, स्कूल और खाने की जरूरी चीजें कुछ भी नहीं है। और इस जगह को इनलैंड कहा जाता है। अब जो लोग यहाँ रहते हैं जब उनकी उम्र 20 साल हो जाती है उन्हें ऑफशोर में लग्जूरियस लाइफ जीने का एक सिंगल मौका मिलता है, जिसमें उन्हें एक प्रोसेस से होकर गुजरना होता है। जबकि बचे हुए थोड़े बहुत लोगों को वापस से स्लम में भेज दिया जाता है, क्योंकि जिन स्टेजेस से उन्हें गुजरना होता है उनमें कईयों की मौत भी हो जाती है। अब एक दिन अनाउंस होता है कि 104वीं प्रोसेस शुरू होने वाली है और जिन जिन 20 साल वालों ने रजिस्टर किया था उन्हें हेडक्वार्टर्स आने के लिए बोला जाता है। अब जिन लोगों ने रजिस्टर किए हुए थे उन सभी के कान के पीछे डिवाइस इम्प्लांट किए जाते हैं और यही डिवाइस अब उनके प्रोसेस के दौरान ऑफिशियल आइडेंटिटी होगी। अब यहाँ से हमें पार्टिसिपेंट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ मिशेल जो कि सीरीज की मेन लीड है अपनी फ्रेंड ब्रूना के साथ प्रोसेस के लिए नर्वसली आगे बढ़ती है। वहीं आगे बढ़ने से पहले उन्हें यूनिफॉर्म्स दी जाती हैं, जहां से सब लोगों को इकट्ठा कर यहाँ का चीफ इज़ेक्विल आता है, जो कि इस पूरी ही प्रोसेस का हेड था। और वो यहाँ सब लोगों को प्रोसेस की इम्पोर्टेंस के बारे में स्पीच देता है और बताता है कि यही मौका है जब उनमें से सिर्फ 3% लोगों को एक लग्जूरियस लाइफ जीने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें बहुत खतरा तो है, मगर जो लाइफ वे स्लम्स में जीते हैं उससे निकलने के लिए ये रिस्क बहुत छोटा है। यहाँ वो स्लम्स में बने एक रिबेलियस ग्रुप के बारे में भी बताता है जो कि इस पूरी ही प्रोसेस को खत्म कर देना चाहते हैं। अब स्पीच के बाद इज़ेक्विल एक नए एम्प्लॉय से मिलता है जो कि उसे बताती है कि वो ऑफशोर से आई है और उनकी परफॉर्मेंस को जांचने आई है। वहीं अब पार्टिसिपेंट्स के फर्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं, जहां ज्यादातर को तो यहीं से निकाल दिया गया था। वहीं यहाँ मिशेल से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा जाता है, जहां से वो बताने लगती है कि पिछले ही साल उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आया था मगर वो वापस घर नहीं लौटा और उसे लगता है कि वो प्रोसेस को कंप्लीट कर ऑफशोर पहुंच गया होगा। मगर इंटरव्यूअर उससे कहता है कि हो सकता है उसकी प्रोसेस के दौरान मौत हो गई हो, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग प्रोसेस में मारे जाते हैं। अब मिशेल की इमोशंस को चेक करने के लिए उससे उसके बॉयफ्रेंड की आखिरी निशानी उसका लॉकेट मांगा जाता है, जिसे कि वो उन्हें दे देती है और उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है। वहीं दूसरा पार्टिसिपेंट मार्को का भी इंटरव्यू चल रहा था, जहां वो भी कॉन्फिडेंटली सारे ही सवालों के जवाब दे रहा था, क्योंकि इससे पहले अब तक उसके सारे फैमिली मेंबर्स चुने जा चुके थे, तो वो काफी ही कॉन्फिडेंट था कि वो भी सिलेक्ट हो ही जाएगा। जबकि एलेक्स नाम का आदमी रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसकी बातें फेक लग रही थी। वहीं एक और पार्टिसिपेंट जोइना, जो कि काफी ज्यादा बात नहीं करती मगर सबसे ज्यादा स्मार्ट है, उसे और एक और पार्टिसिपेंट फर्नांडो, जो कि हैंडीकैप्ड है, जिनके की ऑलरेडी चांस काफी कम है कि वे आगे के राउंड्स को क्लियर कर पाए, मगर फिर भी उसकी हिम्मत को देखते हुए अब उसे भी सिलेक्ट कर ही लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर फैसिलिटी में सबको पता चलता है कि जो ग्रुप इस प्रोसेस को खत्म करना चाहता है उन्होंने अपना एक एजेंट इन पार्टिसिपेंट्स के बीच भेजा है, तो उन्हें जल्दी से इन लोगों में से उसे ढूंढना होगा। वहीं इसी वक्त स्लम के अंदर रिबेलियन ग्रुप की मीटिंग चल रही थी, जहां वे सब बिलीव करते हैं कि अच्छी लाइफ जीने के लिए हर किसी को इक्वल मौके मिलने चाहिए। जहां वे कह भी रहे थे कि जिसे उन्होंने प्रोसेस में भेजा है वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। वहीं फैसिलिटी के अंदर एलेक्स, जिसे सिलेक्ट नहीं किया गया था, अब खुद की जान ले लेता है, क्योंकि सबको पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही मौका मिलता है और उसका मौका यहाँ खत्म हो चुका था, जिसे देखकर अब बाकी के लोग काफी ही सैड थे। जहाँ उन्हें अपने अपने रूम्स में जाने को कहा जाता है और उन्हें ईयर डिवाइसेस को स्कैन किया जाता है ताकि कोई और गलती से अंदर ना चला जाए। वहीं लाइन में जोइना नोटिस करती है कि उसके आगे खड़ा हुआ रफाएल, उसके कान के पीछे 3 स्टिचेस के निशान थे, जबकि नॉर्मली 2 ही स्टिचेस होते हैं। और वो रफाएल को कहती भी है कि उसे पता चल चुका है कि उसने इलीगल रजिस्टर किया है,
मगर राफेल उसे किसी को कुछ भी ना बताने को कहता है। अब तक यहाँ पहले टास्क का टाइम आ चुका था, जहाँ उन्हें एक रूम में लाया जाता है जहाँ टेबल के बीच में बिल्डिंग ब्लॉक्स रखे हुए थे और उनमें से हर एक को 10 मिनट के अंदर 9 क्यूब्स बनाने होते हैं। और टास्क के शुरू होते ही फर्नांडो को ब्लॉक्स तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो हैंडीकैप्ड था। सो मिशेल उसकी मदद करती है और सब लोग अब जल्दी से क्यूब्स बनाने लगते हैं। जहां अब 10 मिनट खत्म होने ही वाले थे, वहीं मिशेल के पास सिर्फ 8 क्यूब्स ही बन पाए थे। सो उसे देखकर अब फर्नांडो, जिसकी पहले मिशेल ने मदद की थी, उसके 8 क्यूब्स को एक साथ रख देता है, जिसके कारण वे सब मिलकर एक और क्यूब बना लेती है। वहीं राफेल का भी एक क्यूब कम था, तो वो किसी और से एक क्यूब चुरा लेता है और मैनेजमेंट भी अब उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स चाहिए जो कि खुद को सबसे आगे रखें। और वो भी राउंड क्लियर कर लेता है। वही जोएना ने तो सारे ही क्यूब्स बना लिए थे, तो वो भी पास हो जाती है। और मिशेल ने भी चूंकि 8 क्यूब से ही एक और बड़ा क्यूब बनाया था, तो वो भी फर्नांडो के साथ अब राउंड क्लियर कर लेती है। अब फर्स्ट राउंड के बाद सब लोग राफेल को नफरत से देखते हैं क्योंकि उसने किसी और की मेहनत को चोरी किया, जिससे कि वो राउंड तो क्लियर कर गया, मगर जिसका उसने वो क्यूब चुराया था वो बाहर हो गया। और इसके बाद बाकी के लोग उसे मारते भी हैं। और अब जब राफेल अकेला बैठा ही हुआ था, जोएना उसके पास आती है और कहती है कि आगे के राउंड्स में उसे उसकी मदद करनी होगी क्योंकि अगर वो बाहर हुई तो वो ऑफिशियल्स को उसकी फेक रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देगी। सो राफेल को अब ना चाहते हुए भी आगे से उसकी मदद करनी ही होगी। वहीं दूसरी ओर इज़ेकिएल के ऑफिस में एलिना उससे इंटरव्यू कर रही थी कि किस तरह से वो प्रोसेस के राउंड्स को हैंडल करता है, क्योंकि अगर उसमें कोई गलती निकली तो वो उसकी जगह ले लेगी। और अभी तक इज़ेकिएल रिबेलियस ग्रुप के सीक्रेट एजेंट को भी नहीं ढूंढ पाया था। और तभी एक एजेंट इज़ेकिएल को बताती है कि उसकी जांच से उसे पता चला है कि या तो मिशेल या उसकी फ्रेंड ब्रूना उनमें से कोई एक है जो कि उस ग्रुप की सीक्रेट एजेंट है। जिसके बाद अब दोनों को एक अलग जगह बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि उनमें से वो कौन है जो रेबल ग्रुप की एजेंट है, वरना वे यहाँ अब दोनों को ही मार देंगे। अब मिशेल और ब्रूना दोनों बचपन से ही नेबर रही थी और काफी अच्छी दोस्त भी थी, जहाँ अगर किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उन दोनों को ही मार देंगे। अब मिशेल ब्रूना के कान में कहती है कि उन्हें बचने के लिए दोनों को साथ मिलकर इस एजेंट पर अटैक करना होगा क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, जिसके लिए अब ब्रूना मान जाती है। मगर लास्ट मोमेंट पर मिशेल उसे धोखा देती है और ब्रूना अकेले ही एजेंट पर अटैक कर देती है, जिसके बाद उसे गोली से मार दिया जाता है और सबको लगता है कि शायद से वही एजेंट थी और मिशेल को यहाँ से छोड़ दिया जाता है। मगर यहाँ से रिवील होता है कि मिशेल ही रेबल ग्रुप की मेंबर है और वहीं उनके लिए यहाँ आई भी है। हालांकि वो और ब्रूना हमेशा से दोस्त रहे थे, मगर एक बड़े पर्पस के लिए उसने उसे सेक्रीफाइस कर दिया। और उसने जो शुरू में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कहा था वो भी सिलेक्ट होने के लिए उसने झूठ बोला था, जबकि रियलिटी में उसे किसी से पता चला था कि लास्ट ईयर जब उसका भाई प्रोसेस में आया था तब उसे यहाँ के हेड इज़ेकिएल ने मार दिया था और उसी के बाद वो इज़ेकिएल और इस पूरे प्रोसेस से बदला लेना चाहती है। वही अब हमें फर्नांडो का बैकग्राउंड भी दिखाया जाता है, जहाँ बचपन से ही उसके पैर खराब थे और एक दिन चेकअप के दौरान उसे बताया गया कि ऑफशोर में उसका इलाज हो सकता है, जिसके बाद वो चल भी पाएगा। वहीं स्लम्स में तो उनके पास इतनी मेडिकल सुविधाएं थी ही नहीं और इसी वजह से फर्नांडो इस प्रोसेस में भी आया। अब अगले टास्क के लिए पार्टिसिपेंट्स के अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं और उन्हें एक एक करके रूम में भेजा जाता है, जहां उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अंदर की सिचुएशन समझनी थी। अब यहाँ अंदर दो कपल्स डिनर टेबल पर थे और सबके एक्सप्रेशंस अलग अलग थे, जहां ग्रुप को अब पता करना होगा कि नेवी ब्लू वाले कपड़ों में औरत को क्या हुआ। अब सब लोग अपनी तरफ से सिचुएशन को अंदाजा लगाने लगते हैं और फर्नांडो अपनी थ्योरी देता है कि इस लेडी को जहर दिया गया होगा क्योंकि उसके साइड में बैठा हुआ आदमी और उसके जूतों में कीचड़ लगा हुआ है, यानी कि वे हस्बैंड वाइफ हैं और ये गेस्ट है जो कि दूसरे कपल के घर पर डिनर के लिए आए हैं। और अब वो दूसरे आदमी की ओर देख रही है, यानी कि उसका इससे अफेयर चल रहा होगा और इसी वजह से उसकी वाइफ जिसने खाना बनाया था उसने इस नेवी ब्लू वाली औरत के खाने में जहर मिलाया। वहीं उस औरत के एक्सप्रेशंस भी नहीं थे, जिससे कि फर्नांडो की थ्योरी सही लग रही थी। अब यहाँ पूरा ही ग्रुप फर्नांडो की इंटेलिजेंस के लिए उसकी तारीफ करता है और सब उससे एग्री भी थे कि ऐसा ही हुआ होगा। मगर राफेल ऑब्जेक्शन उठाता है और अपनी थ्योरी देता है कि नेवी ब्लू वाली औरत को सिल्वर से एलर्जी है, क्योंकि उसके अलावा बाकी तीनों ने ही किसी न किसी तरह की सिल्वर ज्वेलरी पहन रखी थी,
सिर्फ उसे छोड़कर, और वो दूसरे आदमी की ओर इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। क्योंकि रफाइल को उसके ड्रॉर में ऐसे पेपर्स भी मिले हैं जिससे उसके डॉक्टर होने के हिंट मिलते हैं, मगर अभी भी ये क्लियर नहीं था कि होस्ट लेडी कोई एक्सप्रेशन क्यों नहीं दे रही। सो जोएना अब यहाँ से सजेस्ट करती है कि शायद से वो अंधी है और इसीलिए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, और ऐसा इससे भी प्रूव होता है कि उसके साइड में लैंप नहीं है। और बाद में चेक करने पर उन्हें एक ड्रॉर से ब्रेल लिपि में लिखी हुई एक बुक भी मिलती है जहाँ लास्ट में रफाइल की थ्योरी ही सही निकलती है, मगर इसके बावजूद उनके ग्रुप से एक आदमी को एलिमिनेट किया जाता है क्योंकि उसने इस पूरे ही टाइम कोई भी वैल्यूएबल सजेशन नहीं दिया था। अब थर्ड राउंड शुरू होने से पहले इज़ेकियल एलिना से हेल्प मांगता है कि वो इस गेम को मॉनिटर करे क्योंकि उसके पास स्टाफ कम था, मगर एलिना को ये काफी ही अजीब लगता है क्योंकि वो तो उसकी राइवल थी और वे दोनों एक ही पोस्ट के लिए कम्पीट कर रहे थे। वहीं थर्ड राउंड स्टार्ट होते ही वो इज़ेकियल का पीछा करती है जो कि एक पुराना फटा कपड़ा पहन एक स्लम में चला जाता है। वहीं इसी बीच तीसरा राउंड शुरू हो चुका था जहां पिछले राउंड में बचे हुए सेम ग्रुप के मेंबर्स उन सभी को एक रूम में लॉक किया जाता है और इन बचे हुए 7 लोगों को 6 कॉइंस दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें से ये राउंड क्लियर करने के लिए हर एक को एक कॉइन लेकर बाहर आना होगा, यानी कि किसी एक को एलिमिनेट किया जाएगा और उसे इस ग्रुप को खुद ही डिसाइड करना होगा। अब यहाँ रफाइल पहले तो एक कॉइन को फोर्सफुली ले लेता है और कहता है कि इस पर उसका हक बनता है क्योंकि लास्ट राउंड इस ग्रुप को उसी ने जिताया था, मगर मार्को उसे जबरदस्ती कॉइन छीन लेता है और कहता है कि उन्हें म्यूचुअली ये डिसाइड करना होगा कि कौन एलिमिनेट होगा। यहाँ अब सब लोग वोट की भी ट्राई करते हैं मगर सब एक दूसरे का नाम लेने लगते हैं, सो उनका ये प्लान भी काम नहीं करता। वहीं दूसरी ओर एलिना अब कैमरास के जरिए इज़ेकियल को ट्रैक कर रही थी कि वो स्लम्स में कहाँ जा रहा है, मगर रास्ते में इज़ेकियल को शक होता है कि उसे कोई कैमरा से ट्रेस कर रहा है, तो वो जल्दी से स्लम्स में अब खुद को छिपा लेता है। वहीं चूंकि उस कपड़े से उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो एलिना अब उसकी सच्चाई जानने के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचने लगती है। वहीं फैसिलिटी में अब लास्ट में ग्रुप किस्मत के सहारे फैसला करने का सोचते हैं और एक कपड़े के 7 पीस बना लेते हैं और इसमें जिसका सबसे छोटा पीस आया उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और लास्ट में जोएना का सबसे छोटा पीस आता है और उसे ग्रुप एलिमिनेट कर देता है, मगर जब वे बाहर जा ही रहे थे तब आखिरी पार्टिसिपेंट नोटिस करता है कि बैग में तो कोई कॉइन बचा ही नहीं है। और यहाँ पता चलता है कि जब सब एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे तब जोएना ने इसे पहले से ही चुरा लिया था, यानी कि ग्रुप डिसीजन में तो वो बाहर हो गई, मगर फिर भी वो आखिरी आदमी को ट्रिक कर जीत ही गई और अगले राउंड में पहुंच गई। यहाँ वो बाहर आकर अब बाकी के लोगों को ज्वाइन करती है जहाँ वो रेडी थी किसी भी कीमत पर अगले राउंड में जीतने के लिए। अब तीसरे राउंड के बाद सभी कैंडिडेट्स को कैफेटेरिया में बुलाया जाता है जहां जिस कॉइन के थ्रू वे आखिरी स्टेज से क्लियर होकर यहां पहुंचे थे उसी से वे अपने लिए ड्रिंक खरीद सकते थे। अब चूंकि सब लोग हमेशा से ही गरीबी में रहे थे तो वे सब इस ड्रिंक को पीकर काफी ही खुश थे, सिर्फ जोएना को छोड़कर जो कि लगातार उस कॉइन को देखे जा रही थी। और यहाँ से अब उसका बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि वो एक अनाथ थी जो कि खाने पीने के लिए चोरी किया करती थी और फिर एक दिन एक गैंग ने उसे पकड़ लिया जिसके कि कभी उसने पैसे चुराए थे और फिर उन्होंने जोएना को काफी मारा और उसकी लाइफ टाइम की सेविंग्स छीन कर ले गए। यहाँ जोएना वही सब याद कर रही थी और इस कॉइन की ओर देख रही थी। वहीं अब सब लोगों को अगले राउंड के लिए बुलाया जाता है जहाँ ये भी एक ग्रुप टास्क था और इनके ग्रुप को एक अंधेरी टनल से होकर गुजरना था जहाँ इनके पास सिर्फ 5 मिनट थे। अब रफाइल सोचता है कि इतना आसान टास्क भला कोई कैसे दे सकता है क्योंकि इसे तो कोई भी पूरा कर लेगा, मगर उसका ये भ्रम तब टूटता है जब अंदर जाते ही एक गैस छोड़ दी जाती है जो कि सबके दिमाग को इफेक्ट कर रही थी और सबको अपनी बुरी मेमोरीज याद आने लगती है। जहां मिशेल परेशान थी ये सोचकर कि उसने अपनी ही फ्रेंड के साथ धोखा कर उसे मरवा दिया और ऐसा सभी के साथ हो रहा था। जहां रफाइल भी चीटिंग करके यहाँ पहुंचा था इसीलिए वो भी परेशान था, मगर जोएना यहाँ सबसे पहले होश में आती है और एग्जिट डोर की ओर बढ़ती है जहाँ वो पा रही थी कि वो अकेले बाहर नहीं जा सकती और सब कैंडिडेट्स के फिंगरप्रिंट से ही ये दरवाजा खुलने वाला है। वहीं इज़ेकियल सबको सीसीटीवी से देख रहा था और वो एलिना से कहता भी है कि इस राउंड से कैंडिडेट्स की इमोशनल लिमिट्स को टेस्ट किया जाता है कि वे ऑफशोर आने के लायक भी है या नहीं। वहीं टनल में अब जोएना बाकी सबको खींच कर दरवाजे के पास लाती है और आखिर में फाइनली सिर्फ कुछ ही सेकंड्स पहले वे बाहर आ पाते हैं और ये राउंड भी क्लियर कर लेते हैं जहां बाहर से ऑपरेटर उन्हें बताती है कि इस गैस का असर शायद कुछ और टाइम के लिए रहने वाला है। तो सब लोगों को अब रेस्ट करने के लिए कॉमन रूम में भेज दिया जाता है जहां बाकी सब तो ठीक थे
मगर एक लड़की कैसी पर इसका अभी तक असर था, जिससे कि वो काफी ही परेशान थी। वहीं मिशेल और फर्नांडो बाहर जाते हैं, जहां फर्नांडो अब मिशेल से उसके भाई के बारे में पूछता है, जिसका नाम वो टनल में लगातार पुकार रही थी। मगर मिशेल यहाँ अब टॉपिक चेंज करने के लिए उसे किस करने लगती है। वहीं जोएना को भी अब अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती याद आ रही थी और वो उन लोगों से अपने पैसे वापस लेना चाहती थी जिन्होंने उससे उसके पैसे छीने थे, और वो उनके घर में घुस जाती है जब आसपास कोई नहीं था। यहाँ जोएना को अपने पैसे मिल भी गए थे, मगर जैसे ही वो निकल रही थी कि तभी एक अननोन आवाज सुनकर वो उसी दिशा में गोली चला देती है। मगर यहाँ उसने गलती से एक बच्चे को ही मार दिया था जो कि इस गैंग के लीडर का बेटा था। और ये जोएना की लाइफ का सबसे बुरा दिन था जब उसने गलती से एक मासूम बच्चे को मार डाला, जहां से उसे ऑलरेडी पता था कि उस गैंग के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और अब उसके जिंदा बचने का एक ही रास्ता है, ऑफशोर चले जाना। मगर उसने इस प्रोसेस के लिए रजिस्टर नहीं किया था, तो वो एक कॉन आर्टिस्ट के पास जाती है और एक फेक चिप अपने कान के पास इम्प्लांट करवाती है और सीधा अगले ही दिन प्रोसेस में आ जाती है। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, उसका नाम जोएना भी फेक है। यहाँ जोएना अब बाथरूम जाती है, जहाँ वो अभी तक भी उसी बच्चे के बारे में सोचती जा रही थी जिसने कि उसे मार दिया। मगर उसी वक्त अब केसी, जो कि उस टनल वाली गैस के इफेक्ट में थी, उस पर अटैक कर देती है। यहाँ रफाइल उसे बचाता है और फिर केसी को वापिस से उसके बेड पर छोड़कर जोएना के पास आता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि जोएना के भी कान के पीछे 3 स्टिचेस लगे हुए हैं, यानी उसने भी उसी की तरह फेक रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब यहाँ वो उसे आज के राउंड में उन सब की मदद करने के लिए थैंक्स बोलकर सोने चला जाता है। वहीं बाहर इज़ेक्विल नोटिस करता है कि कोई फैसिलिटी में घुस आया है, जहाँ वो भागकर उसे पकड़ता है, जो कि एक अगस्टो नाम का बच्चा था, और वो उसे जल्दी से अपने रूम में ले आता है और सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है जिसमें वो बच्चा आया था। यहाँ से इज़ेक्विल उस बच्चे को खाना खिलाता है, जहाँ अभी तक ये तो रिवील नहीं हुआ कि बच्चे का इज़ेक्विल से क्या कनेक्शन है। मगर इज़ेक्विल उसकी काफी ही केयर करता है कि तभी उसके दरवाजे पर एलिना नॉक करती है और इज़ेक्विल उसे जल्दी से दीवार के पीछे छुपा देता है। और यहाँ से वो अब एलिना के लिए दरवाजा खोलता है, जहाँ वो पूछती भी है कि यहाँ 2 प्लेट्स किस लिए हैं। मगर इज़ेक्विल उसे स्मार्टली टाल देता है और उसे जाने को कहता है। वहीं उसके जाते ही इज़ेक्विल उस बच्चे को फिर से बाहर ले आता है, जहाँ से वो पहले उससे गले मिलता है और फिर वो उसे वापस से स्लम एरिया की ओर भगा देता है। अब सब लोग सो चुके थे, जहाँ सुबह होते ही जोएना सबसे पहले उठती है और बाहर जाने लगती है। मगर अब वो नोटिस करती है कि कल का एंट्री वाला रास्ता अब सील कर दिया गया है और अब सब लोग इसी न्यूज से उठते हैं। अब यहाँ मार्को समझ चुका था कि ये उनका अगला राउंड शुरू हो चुका है, जहाँ वे गेट खोलने की कोशिश भी करते हैं मगर वो नहीं खुलता। अब यहाँ रूम में ही मार्को नोटिस करता है कि वहाँ काफी सारे लीवर्स हैं। वहीं हॉलवे में एक मॉनिटर भी है जिस पर स्ट्रेंजली कुछ बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मार्को इस मॉनिटर को देखते हुए अपना पास्ट याद करता है, जहां उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता इसी प्रोसेस के लिए ऑफशोर पहुंच चुके थे और फिर उसके बाकी के सब फैमिली मेंबर्स इस प्रोसेस को क्लियर कर चुके थे। तो मार्को का लाइफ गोल इसी प्रोसेस को क्लियर करके ऑफशोर पहुंच जाना था और वो अभी अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को गुड बाय बोलकर प्रोसेस में आ गया। अब मार्को को मॉनिटर को देख आइडिया आता है, जहाँ वो इस राउंड को समझ चुका था और वो सब लोगों को कॉरिडोर में बुलाता है। वहीं अब तक इज़ेक्विल और बाकी के एजेंट्स भी इन सबको सीसीटीवी के थ्रू देख रहे थे, जहाँ वे मार्को की तारीफ करते हैं, क्योंकि जब बाकी के सब लोग इधर उधर घबरा कर घूम रहे थे तब मार्को ने टास्क पर दिमाग लगाया और उसे समझ ही लिया। यहाँ मार्को सबको रिवील करता है कि जो नंबर्स उन्हें यहाँ कॉरिडोर में दिखाई दे रहे हैं उनका रिलेशन उनके रूम में लगे हुए लीवर से है, और अगर वे उन लीवर्स को इन नंबर्स के हिसाब से सेट करे तो शायद से ये दरवाजा खुल सकता है। यहाँ मार्को अब पार्टिसिपेंट्स को सेपरेट करता है, जहाँ कुछ लोग नंबर्स को याद करेंगे और कुछ लोग लीवर्स खींचेंगे। अब चूंकि नंबर्स हर कुछ देर में चेंज हो रहे थे, तो एक टीम अब नंबर्स को याद कर रूम में जाती, जहाँ दूसरे लोग उनके बताए हुए लीवर्स को खींच देते और ये प्लान काम भी करता है। मगर अब इस दरवाजे को खुलने की बजाय उन्हें इसके बदले में सिर्फ एक खाने का पैकेट मिलता है। यहाँ पार्टिसिपेंट्स अब आर्ग्यू करने लगते हैं कि कौन इस पहले पैकेट को खाएगा। अब मार्को इंसिस्ट करता है कि वो इसे पहले खाएगा, क्योंकि उसी के प्लान की वजह से उन्हें ये मिला है। हालांकि उससे हर कोई डिसएग्री करता है और अब वे खाने के पैकेट को अल्फाबेटिकली बांटने पर सहमत होते हैं और इसी तरह एक लड़की को यहाँ फैला फूड पैकेट मिल जाता है और फिर वे सब वही करने लग जाते हैं और एक एक करके अब सबको खाने के पैकेट्स मिलते रहते हैं।
यहाँ एजेंट्स अब डिक्लेयर कर देते हैं कि वे सब जीत चुके हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग एक साथ मिलकर टीम में काफी अच्छे से काम कर रहे थे और अब तक उनमें आपस में कोई लालच में लड़ाई या झगड़ा भी नहीं हुआ। मगर इज़ेकिएल अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ था और वो टास्क का टाइम और ज्यादा बढ़ा देता है और रूल्स भी बदल देता है। और यहाँ अब इसके बाद पार्टिसिपेंट्स को खाने के पैकेट्स मिलना बंद हो जाते हैं, जहाँ वे लोग उस प्रोसेस को कई बार करते हैं मगर फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। और यहाँ से वे समझ जाते हैं कि रूल्स को बदला जा चुका है। वहीं उन्हें अब तो पता भी नहीं कि आगे करना क्या है कि तभी वहाँ वैन से तेज आवाजें आने लगती है और ऊपर से ढेर सारे फूड पैकेट्स आकर नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पार्टिसिपेंट्स अब जल्दी में जितने हो सके उतने पैकेट्स उठाने लगते हैं, मगर मिशेल उन्हें रोकती है और कहती है कि हर एक को बराबर पैकेट्स लेने चाहिए जिससे कि सब इक्वल रहे। और इसका मतलब कि अब उन्हें काफी लंबे वक्त तक यहाँ रहना होगा, जिसके लिए इतने सारे पैकेट्स को यहाँ एक साथ डालकर भेजा गया है और उन्हें टेस्ट किया जा रहा है। अब सब लोग एग्री थे तो सबको बराबर के 3 पैकेट्स मिलते हैं। यहाँ मार्को खुश नहीं था क्योंकि अब वो लीडर नहीं रहा, तो वो राफेल को अब अपने साथ मिलने को कहता है और वो कुछ और लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ लेता है, जहाँ से वे उस एग्जिट डोर को तोड़ देते हैं और फिर वे एक बंद कमरे में पहुँचते हैं। सो उनकी सारी मेहनत बेकार थी। वहीं इतना कुछ करके अब मार्को डिसाइड करता है कि जितना खाना बचा हुआ है वो उसके ग्रुप को मिलना चाहिए और वे जबरदस्ती से अब बाकी लोगों से खाना छीनने लगते हैं। जहाँ एक आदमी मार्को को खाना देने से मना करता है तो वो उसका गला इतनी जोर से दबाता है कि वो मरने ही वाला था। अब राफेल को ये सब पसंद नहीं आता, तो वो पीछे से सब लोगों से माफी मांगता है जिनसे कि मार्को ने खाना छीना था और वो मार्को को भी यही सब बंद करने को कहता है। मगर मार्को तो सिर्फ अपने ग्रुप को बचाए रखना चाहता था और वो बाकियों से खाना छीना जारी रखता है। वही कैमरास में ये सब देखकर अब इज़ेकिएल स्माइल करता है, जहाँ उसके टास्क का टाइम बढ़ाने का डिसीजन सही था और उसे हमेशा से पता था कि इंसान अपने अंदर के जानवर को ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाता और उनके फ्यूचर पर थोड़ा सा खतरा पड़ने से ही वो काफी और बुरा काम करने पर मान जाते हैं। वहीं इसी बीच जोएना को वेंट के जरिए ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है और ऊपर उसे इज़ेकिएल मिलता है जो कि उसे सीसीटीवी में सब दिखाता है और इस टास्क का मीनिंग बताता है कि वो चाहता था कि पार्टिसिपेंट्स दुनिया के अनफेयर नेचर को समझे। वहीं नीचे अब मिशेल का ग्रुप अपने रूम को ही ब्लॉक कर लेता है जिससे कि मार्को का ग्रुप उन तक ना पहुंच सके और उनका खाना बचा रहे। वहीं मार्को को एक लड़की के पास से खाना मिलता है और वो उसे छीनने लगता है, जहाँ से वो उससे माफी मांगने को भी कहता है और वो लड़की माफी मांग भी लेती है, मगर फिर भी मार्को उसे अपनी मेटल रोड से मार देता है जिससे कि उसकी अब वही मौत हो जाती है। अब राफेल ये सब देखकर काफी ही गुस्से में था और वो मार्को को मारने लगता है, मगर मार्को का ग्रुप अब उसे पकड़ ही लेता है और राफेल किसी तरह से उनसे बचता हुआ मिशेल के ग्रुप की ओर भागता है और उनसे अंदर आने को कहता है, मगर मिशेल को उस पर भरोसा नहीं था तो वो मना कर देती है कि तभी राफेल उसके कान में कुछ कहता है जिसके बाद वो उसे अंदर आने देती है। वहीं अब तक मार्को का ग्रुप बैरिकेड्स तक आ चुका था तो वे उन्हें हटाने लगते हैं। वहीं ऊपर इज़ेकिएल जोएना को बताता है कि इस टास्क को वो खत्म कर सकती है अगर वो नीचे जाकर ये सब होने से रोक दे तो वे दरवाजों को अभी खोल देंगे। यहाँ से जोएना अब वेंट से नीचे जाती है। वहीं अब तक मार्को के ग्रुप ने काफी सारे लोगों को होस्टेज बना लिया था, जहाँ एक आदमी उनकी गार्डिंग कर रहा था। तो जोएना अब उस पर अटैक कर सबको फ्री कर देती है और वे सब अब मार्को पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद अब गेट्स ओपन हो जाते हैं और सब लोग जल्दी से बाहर भागने लगते हैं। वहीं अंदर काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, जहां आखिर में घायल मार्को अब बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर गेट्स के बीच ही अब उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं बाकी सब बाहर आ चुके थे, जहां राफेल के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि प्रोसेस के शुरू होने के एक दिन पहले राफेल अपने एक दोस्त जो कि अभी 20 साल का हुआ ही था और उसने रजिस्टर भी कर लिया था, राफेल के साथ शराब पी रहा था। अब राफेल पिछले साल ही प्रोसेस में फेल हो चुका था और उसे एक और चांस चाहिए था, तो वो अपने दोस्त को बेहोश कर देता है और उसका डिवाइस चुरा लेता है। वहीं राफेल का असली नाम टियागो है और जिसका डिवाइस उसने चुराया था राफेल तो उसका नाम था। जिसके बाद वो रेबल ग्रुप से भी मिलता है, यानी कि वो भी मिशेल के साथ ही रेबल ग्रुप का मेंबर है जो कि इस प्रोसेस को खत्म करना चाहता है। अब इससे आगे क्या होगा, कहानी में बहुत बड़े बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं और इसके आगे की कहानी आपको इस के दूसरे और आखिरी पार्ट में देखने को मिलेगी, जो कि जल्द आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और भी सीरीज के लिए। थैंक यू।